देन नाउ चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले चैप्टर के नेम की मीनिंग क्लियर करेंगे कि चैप्टर का नाम किस बेस्ड है। राइट, देखो चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बेसिकली हम यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे राइज होता है इस टॉपिक पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि राइज मतलब बढ़ना, ऑफ मतलब किस चीज़ का, नेशनलिज्म, कहाँ पर, इन यूरोप। राइट, तो सारे स्टूडेंट्स मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। चैप्टर का नाम तो ये है यूरोप में बढ़ता राष्ट्रवाद, इस चैप्टर की हिंदी है। राष्ट्रवाद का मतलब है नेशन, एक नेशनलिज्म। राइट, अब देखिए आप ये जो छोटा सा कॉलम है, छोटे से जो माइंड मैप नोट्स हैं, बेसिकली हमने ये पकड़ने हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट टॉपिक इज दैट कि हमें ये पता होना चाहिए फ्रांस रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जो क्लास 9th में आप फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ के आए हैं, वहां से नेशन के आइडिया को देखा जाता है। राइट, एंड फ्रांस से ही एक इनिशिएटिव लिया गया था यूरोप में नेशनलिज्म को कैसे फैलाया जाए, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। राइट, ये जो आइडिया ऑफ नेशन है बेसिकली इट्स इमर्ज्ड ऑफ फ्रांस। राइट, कहाँ से इमर्ज हुआ है, फ्रांस से। क्लियर है। नाउ फिर हम देखेंगे यूनिफिकेशन, विजुअलाइजिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन्स पढ़ेंगे कि भाई इस लेसन्स के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। राइट, की कॉन्सेप्ट, जैसे इन 1848 फ्रेडरिक स्यूरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट। फ्रेडरिक स्यूरियो ने एक 4 प्रिंट प्रिपेयर की थी, एक डायग्राम बनाया था, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे आप देख लेना। वो एक ऐसा प्रिंट था जो कि नेशनलिज्म को दर्शा रहा था। राइट, एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी ये प्रिंट, एंड इट्स प्रिंट बेसिकली वाज प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सूरियो। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एंड विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। राइट, इस प्रिंट को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक को विजुलाइज करना है। राइट, विजुलाइज का मतलब होता है पहचान, हमें डेमोक्रेटिक पहचान बनानी है। राइट, हमें रिपब्लिक बनाना है। राइट, यही एक नेशनलिज्म का आइडिया है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिपेयर्ड की गई थी प्रिंट, वो किसके थ्रू, फ्रेडरिक सूरियो। ये 1 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। राइट, द फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस। इसमें सभी कंट्रीज के लोग इंक्लूडेड थे, और ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा जाता है। प्रिंट आप देख लेना कि भाई, अभी मैंने प्रिंट तो मेंशन नहीं की, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो प्रिंट था वो किस चीज़ को दर्शा रहा था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और ये एक आइडिया था ऑफ नेशन का। वैसे आपके माइंड में एक थॉट बिल्कुल होना चाहिए कि आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो क्लास 9 से चैप्टर शुरू हो जाता है फ्रांस रेवोल्यूशन से, और फ्रांस रेवोल्यूशन से नेशन का आइडिया इमर्ज हुआ था। कहाँ से आइडिया इमर्ज हुआ था, फ्रांस से। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दैट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन। राइट, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। ध्यान से आपने मेरी बात को समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस। सबसे पहले नेशनलिज्म की जो ग्रोथ हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। राइट, कहाँ हुई थी, फ्रांस में। फ्रांस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूरोप, यह आप भी जानते हैं। राइट, सेकेंड पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ द वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस क्रिएटेड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग दी पीपल। मतलब अमंग दी ऑल पीपल्स ऑफ फ्रांस एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई जा रही थी कि भाई सभी की एक पहचान कलेक्टिव होनी चाहिए। राइट, एंड पीपल ऑफ फ्रांस, चेंजेस ऑफ मोनार्की एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, क्रिएशन ऑफ न्यू असेंबली। राइट, इस कलेक्टिव आइडेंटिटी को बनाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि फ्रांस की सोसाइटी चेंज होनी चाहिए। राइट, मोनार्कियल एबॉलिश होना चाहिए, राजतंत्र हटना चाहिए, और क्या इस्टेब्लिश होना चाहिए, रिपब्लिक ऑफ न्यू असेंबली, मतलब नेशनल असेंबली। आई मीन नेशनल असेंबली इस्टेब्लिश होनी चाहिए, जो कि एक आइडिया है ऑफ नेशन का। ये बात क्लियर है। तो
आपने सिर्फ माइंड में एक ही थॉट रखना है कि फ्रांस रेवोल्यूशन ने, मतलब फ्रांस ने एक इनिशिएटिव लिया था आइडिया ऑफ नेशन का। देन आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। एंड राइज ऑफ नेपोलियन एंड हिज रिफॉर्म्स, नेपोलियन का बढ़ना, उसके रिफॉर्म्स के साथ रेवोल्यूशनरीज हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। एंड मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरीज ने मतलब एक तरीके से हेल्प करी पूरे यूरोप को नेशन में बनाने की, टू बिकम दी नेशन, राइट। नेशन ऐसे नहीं बनता, नेशन इज मेड अप ऑफ ऑल पीपल, ऑफ ऑल रिलीजियंस, ऑफ ऑल कैटेगरी। अगर आप राष्ट्र की पहचान और राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो सभी लोगों को साथ में आना पड़ेगा, और सभी लोगों को साथ में मिलकर अगर नेशन को इमर्ज करना है तो सभी की आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी, सभी की पहचान देखनी पड़ेगी, तब जाके एक नेशन बनेगा। और जैसा कि यहाँ पर पूरे यूरोप को आप एज अ नेशन देख पा रहे हो, तो सिर्फ इस वजह से देख पा रहे हो कि जितने भी वहाँ के पीपल्स थे वो इकट्ठा होकर सब अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, सब अपने व्यूज रखते हैं। दैट इज कॉल्ड कि वहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म फैला। यस, इसमें नेपोलियन का भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले था, बट अभी हम पढ़ेंगे। बट अभी हमें ये पता होना चाहिए फ्रांस रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रांस से आइडिया ऑफ नेशन इमर्ज होता है, राइट। और रेवोल्यूशनरीज पीरियड स्टार्ट होगा जिससे कि पूरे यूरोप के अंदर राइज ऑफ नेशनलिज्म फैलता चला जाएगा। देन आई होप आप सभी को क्लियर हो। नाउ अब हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करेंगे। स्पेसिफिक हम देखेंगे कैसे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म फैला और बना। मेकिंग का मतलब होता है बनना। यस, नाउ देखिए, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस एंड कैंटोन्स, राइट। जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड इटली। वैसे हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड तीन कैटेगरी में, मतलब जितने भी एम्पायर थे ये डिवाइड थे। किस चीज में डिवाइड थे? किंगडम्स, डचेस, कैंटोन्स। अब आपके मन में एक थॉट आया कि सर व्हाट इज कैंटोन्स, व्हाट इज डचेस? अरे भाई, जैसे इंडिया के 29 ऑफ स्टेट्स है ना, सभी स्टेट्स की अपने नाम हैं, ऐसे उन स्टेट्स को ये कहा जाता था कि भाई यहाँ पर इस एम्पायर को हम इस नाम से, इस राज्य को जानते हैं, राइट। एंड ऑल्सो दीज डिविजन्स वर हैविंग देयर ऑटोनॉमस रूलर। हर एम्पायर के अंदर जो कि राजा होता था, ऑटोनॉमस रूलर होता था, राइट, एक शासक। फॉर एग्जाम्पल भाई, जर्मनी के अंदर जर्मनी किंगडम्स में डिवाइड थी, इटली कैंटोन्स में डिवाइड थी, राइट। डचेस, तो ये आपने याद रखना है, इस चीज को मार्क करना है। इटली डचेस में थी, ठीक है, और स्विट्जरलैंड कैंटोन्स में डिवाइड था। तो ये आपने बिल्कुल लर्न करना है। सो नाउ यूजेस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस का वो यूज करते थे। राइज ऑफ मिडिल क्लास, राइज ऑफ मिडिल क्लास भी एक मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, राइट। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते वक्त आपके माइंड में थॉट होने चाहिए कि जर्मनी कैसे बनेगा नेशनलिज्म इन यूरोप, तो मिडिल क्लास का राइज होना भी एक एग्जांपल है। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इमर्जेंस ऑफ अ वर्किंग क्लास एंड लिबरलिज्म, वर्किंग क्लास का इमर्ज होना, लिबरलिज्म का इमर्ज होना। न्यू कंजर्वेटिव्स कंजर्वेशंस आफ्टर 1815। बट स्टिल एक बात और आपने यहाँ ध्यान रखनी है, 1815 से एक न्यू कंजर्वेटिज्म स्टार्ट हो जाता है, वापिस से बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हो जाती है। यस, एंड ध्यान से सुनना, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। इस पॉइंट को ना आपने माइंड में रखना है। कैसे रखना है? ध्यान से मेरी बात अगेन सुनना। जब द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात आती है तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रहना है, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, राइट, वॉज डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, कैंटोन्स, डचेस, डचेस कैंटोन्स। सीक्वेंस पकड़नी है, राइट। अब आपके मन में थॉट आया, सर इनका मतलब क्या है? किंगडम्स मतलब राजाओं का राज्य, मतलब एक स्टेट प्रोविंस को हमने ये नाम दे रखा है जो आपने याद करना पड़ेगा, राइट। और दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि भाई अलग अलग लैंग्वेजेस यूज किया करते थे, राइट। और राइज ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास भी राइज होती है, बढ़ती है लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के साथ। लिबरल्स वो पीपल्स थे जो सच में चेंजेस चाहते थे कि किसी तरह से नेशन बन जाए, राइट, हमें एक राष्ट्रवाद मिल जाए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ा इंग्लैंड में, और वर्किंग क्लास, लिबरलिज्म, ये सब एक पॉइंट है। बट स्टिल 1815 से वापिस से न्यू कंजर्वेटिज्म क्या हो गया? रीस्टोर हो गया, राइट। अब नाउ एक सेकेंड बस आपने देने,
लेट्स से हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब घबराओ मत, दोबारा से इन द सेंस इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ेंगे। इस टॉपिक का मतलब है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म बनाने की बात है। यस, तो आपने ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, कौन सा एम्पायर किस नेम से डिवाइडेड था। नाउ आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, जैसे ही नेपोलियन हारा था, द यूरोपियन गवर्नमेंट फॉलोज द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट। नेपोलियन कोड 1804 में स्टार्ट हो जाता है। यस, नेपोलियन अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेता है डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके। यस, बट 1815 के अंदर सारे एम्पायर्स मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं, राइट। फिर अगेन 1815 से बॉर्बन डायनेस्टी क्या हो जाती है, रीस्टोर हो जाती है, एक तरह से दोबारा से आ जाती है, राइट। अब देखिए, कंजर्वेटिव रिजीम्स वर ऑटोक्रेटिक रेवोल्यूशनरीज एट दैट टाइम। कंजर्वेटिव रिजीम्स जो है एक ऑटोक्रेटिक रेवोल्यूशनरीज हैं इस टाइम पर, फॉट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, राइट। तो भाई वो लड़ाई लड़ रहे हैं किस चीज़ के लिए, लिबर्टी पाने के लिए और फ्रीडम पाने के लिए। लिबर्टी और फ्रीडम को हम आज़ादी कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं, राइट। तो आपने एक माइंड में कंसेप्ट रखना है कि यार कंजर्वेटिव और ऑटोक्रेटिक दोनों तरीके से लड़ाई किस चीज़ की चल रही है, फॉर फ्रीडम, आज़ादी पाने की चल रही है। नेशनलिज्म हमें बिकम करना है ओवर यूरोप में, तो भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा, राइट। एग्जाम्पल मैजीनी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। गुजिपी मैजीनी है ये, जिन्होंने यंग इटली मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो भाई इसलिए किया था कि सारे एम्पायर्स नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इसी के साथ हमारा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बिल्कुल एंड हो जाता है। आपने पॉज कर करके अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से माइंड में, देखो ये शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हमेशा ध्यान रखना, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को माइंड में बैठाते हैं। यस, जैसे आपके मन में अब पहले से ये क्वेश्चन था, यार ये चैप्टर क्या होगा, कैसे होगा। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते वक्त आपको ये पता होना चाहिए, फ्रेडरिक सूरियो ने एक प्रिंट प्रिपेयर करी जो कि विजुलाइज कर रही थी एक नेशन के आइडिया को, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी फॉर एग्जाम्पल। और फ्रांस से एक आइडिया इमर्ज हो गया ऑफ नेशनलिज्म का, राइट। उसके बाद द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप अभी हमने पढ़ा। नाउ अब हम एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एज ऑफ रेवोल्यूशन ध्यान से समझना आपने, किस चीज़ की, एज ऑफ रेवोल्यूशन की। और एज ऑफ रेवोल्यूशन का पीरियड 1830 से 1848 तक रहता है, राइट। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, राइट। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ओटोमैन एम्पायर एंड ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके अगेंस्ट में था, ओटोमैन एम्पायर के अगेंस्ट में। देन ओटोमैन एम्पायर इज अ इस्लामिक एम्पायर, राइट। ये इस्लामिक एम्पायर था, बेसिकली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अंडर में ग्रीक इंडिपेंडेंट हुआ था। तो 1 मार्कर क्वेश्चन है, कौन सी ट्रीटी के अंडर ग्रीक इंडिपेंडेंट हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, राइट। एम्फेसिस इन वर्नेकुलर, ये आपने पॉइंट को याद रखना है। यस, जो एज ऑफ रेवोल्यूशनरी पीरियड था बेसिकली 1830 से 1848 तक चला। यस, ये लाइन क्लियर है। अब 1830 में तो भाई हर इंसान एक तरीके से लड़ाई स्टार्ट हो गई नेशनलिज्म पाने की। फ्रांस अपहेवल होता है, पहले तो फ्रांस आज़ाद होगा, उसके बाद ग्रीक वॉर लड़ाई स्टार्ट कर दी थी ग्रीक ने 1821 से ही, बट ग्रीक को इंडिपेंडेंसी मिलती है 1832 में फाइनली अंडर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, राइट। एंड हंगर हार्डशिप्स पॉपुलर रिवॉल्ट, इस टाइम पे हंगर हार्डशिप्स पॉपुलर रिवॉल्ट भी देखा जाता है, भुखमरी भी आती है, हार्डशिप्स भी फेस करनी पड़ती है ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ जॉब, ठीक है, लैक ऑफ वेजेस प्रॉपरली, राइट। इन सभी चीज़ों में कमी एक हार्डशिप को दर्शाती है, एक हार्डशिप को रिप्रेजेंट करती है। हमने शॉर्ट में ये नोट्स बनाए हुए हैं, एज ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर ये चीज़ थी, आपने याद रखनी है। नाउ डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन। इस एज ऑफ रेवोल्यूशनरी पीरियड में ना किस चीज़ की डिमांड थी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की और यूनिफिकेशन की। नाउ नेशनल यूनिफिकेशन, राइट्स फॉर वुमेन रिजल्ट्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मई 1848, राइट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बिकम कब होता है, 1848 मई में,
अब एज ऑफ रेवोल्यूशनरी पीरियड मतलब रेवोल्यूशनरी का एज, रेवोल्यूशनरी का पीरियड, बदलाव की आंधी स्टार्ट हो गई थी 1830 से, नाउ फाइनली पार्लियामेंट में कन्वर्ट होती है 1848 में। दिस वॉज ऑल अबाउट द एज ऑफ रेवोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट रहेगा हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब हम जर्मनी की यूनिफिकेशन को समझेंगे और इटली की यूनिफिकेशन को समझेंगे इन शॉर्ट। तो भाई चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म आफ्टर 1848, आफ्टर 1848 कुछ कॉन्सेप्ट चेंज होता है नेशनलिज्म का, राइट। इमरजेंस ऑफ न्यू नेशन, कुछ न्यू नेशंस इमर्ज होते हैं लाइक जर्मनी एंड रोल ऑफ बिस्मार्क, मतलब ओटो वॉन बिस्मार्क चीफ आर्किटेक्ट थे पूरे प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के। ये आपने लाइन याद रखनी है, पूरे प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के ओटो वॉन बिस्मार्क एक टाइप से, एक तरह से क्या थे, चीफ आर्किटेक्ट, राइट। एंड हिज पॉलिसी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इनकी पॉलिसी से जर्मनी क्या हो गया, यूनिफाई हो गया। नाउ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली, रोल ऑफ मैजिनी, गैरिबल्डी, विक्टर एमेनुएल टू, इन तीनों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गुजिपी मैजिनी ने यंग इटली मूवमेंट करा, फेंडी केवर ने अपना अपना ये लड़ाई लड़ी, वॉर्स करे, गुजिपी गैरिबल्डी ने यंग इटली मूवमेंट को ज्वाइन करा, फिर जाके इटली यूनिफाई हुआ, राइट। विक्टर एमेनुएल टू, सेपरेट केस एंड कंडीशन ऑफ ब्रिटेन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। ये टाइमलाइन आपने याद रखनी है, इस टाइम पे ये चीजें हुई थी, ये लॉ पास हुए थे, ये एक्ट पास हुआ था, राइट। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारा देखो विजुअलाइजिंग द नेशन होगा, बट एक चीज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पता होना चाहिए कि भाई ये ऐसे बना, ठीक है। और उसके बाद हमें एज ऑफ रेवोल्यूशन पता होना चाहिए पूरा, उसमें हंगर, हार्डशिप्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। फिर यूनिफिकेशन है, राइट। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी में चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, ओटो वॉन बिस्मार्क। पूरे 7 ईयर वॉर भी चली, ठीक है ना, 7 ईयर्स तक वॉर भी चली, बट जब तक वो वॉर एंड हुई फाइनली इटली यूनिफाई हो जाता है, ठीक है, एज अ न्यू जर्मन एम्पायर में, राइट। फिर इटली, तीनों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इटली को यूनिफाई करने में। इटली 7 स्टेट में डिवाइड था, बट सिंगल प्रिंसेस जो थे वो सार्दिनिया पिटमॉन्ट के थे, बस ये ध्यान रखना, बाकी 6 के कुछ नहीं। तो ये तो डोमिनेंसी हो गई बात, डोमिनेंट वाली बात भी हो गई एक तरीके से, यार इटली 7 स्टेट में डिवाइड है बट प्रिंसेस खाली सार्दिनिया पिटमॉन्ट में है, तो ये कहाँ का मतलब लॉजिक हुआ, गड़बड़ तो थी ना, इसलिए इटली को यूनिफिकेशन की जरूरत थी कि हमें यूनिफाई करना पड़ेगा। नाउ अब हम विजुलाइजिंग द नेशन करेंगे कि नेशंस की पहचान, विजुलाइजिंग मतलब पहचान, जैसे भारत माता हमारे देश की राष्ट्र की पहचान है, ऐसे रिप्रेजेंटिंग नेशनलिज्म एंड आइडियाज थ्रू फीमेल एलिगरी सच अ मेराइन, फीमेल को दिखा के रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि ये जो है पहचान होगी पूरे नेशन की ऑफ यूरोप, राइट, जिनका नाम मेराइन था, जो कि फ्रांस से थे, जर्मेनिया जर्मन नेशन, राइट। तो होता है ना यार, एक राष्ट्र की पहचान किस चीज़ से दर्शाई जा रही है, रिप्रेजेंट हो रही है, तो वही वाली बात है। नाउ अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, बट इंपीरियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे राजा रूल करते हैं, रूलर रूल करते हैं, राइट, राइट्स नहीं होता, फ्रीडम नहीं होती, ये सारी चीज़। तो लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में नेशनलिज्म बिकेम अ नैरो क्रीड with limited ends, intolerance, Balkan became the sense of big power, rivalry, nationalism। बल्कान एक बिग पावर इमर्ज हुआ था, ठीक है, नेशनलिज्म का राइवलरी भी बल्कान रीजन्स थे, विद इंपीरियलिज्म कॉज्ड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज नाउ सेम एवरीवेयर, बट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल स्टेट वाज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। चाहे बेशक वर्ल्ड वॉर 1 से थोड़ी दिक्कत आई, बट स्टिल फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया कि नेशनलिज्म हम एक्सेप्ट करेंगे। कुछ हुई थी प्रॉब्लम, वर्ल्ड वॉर 1 आपको पता है 2 पावर्स में हुई थी, अलाइड पावर और एक्सिस पावर। भाई अलाइड पावर में यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन, ये चारों हैं, राइट। बट इसके बाद अगर एक्सिस पावर की बात करें, जर्मनी, इटली और तुर्की वगैरह, ये सब जापान वगैरह, वो एक्सिस पावर में थे। एक्सिस पावर डिफीटेड कंट्री थी, बट आपने बल्कान रीजन देखो लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि रेवलरी था नेशनलिज्म का, एक तरीके से सबसे बड़ी रेवलरी थी बल्कान रीजन्स के साथ, बिग पावर भी इमर्ज होता है, लेकिन फिर भी फाइनली हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हमें किसी तरीके से यूनिवर्सली नेशनलिज्म को एक्सेप्ट करना है। दिस वॉज ऑल अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इन शॉर्ट। अब हम नीचे कुछ
की पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपने याद और लर्न करने हैं। कंजर्वेटिज्म का मतलब देख लीजिएगा, गुजिपी मैजिनी का मतलब देख लीजिएगा, ओटो वॉन बिस्मार्क, रोमांटिज्म, नेशन स्टेट, ट्रीटी ऑफ वियना, नेशनलिस्ट फीलिंग्स, केशर विलियम वन, लिबरलिज्म। दिस इज द की पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे पूरे चैप्टर के एक एसेंस को पढ़ने में, समझाने में, राइट, कि भाई किसका क्या रोल था। अब जैसे कंजर्वेटिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट इज स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, राइट, ये ट्रेडिशंस की इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, एंड प्रोफिस्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। कंजर्वेटिज्म वो रूल होता है राजा वाला, राइट, क्विक चेंज एक तरीके से। गुजिपी मैजिनी इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। कार्बोनेरी सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज, यंग इटली, यंग यूरोप। गुजिपी मैजिनी ने 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज बिल्ड करी थी, दैट इज यंग इटली एंड यंग यूरोप। ओटो वॉन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 1 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। रोमांटिज्म्स कल्चरल मूवमेंट, रोमांटिज्म्स मतलब कुछ पोइट्रीज, कुछ स्टोरीज के थ्रू भी ये हमें दर्शाना है कि भाई एक तो देखो विद टाइम ये होता नहीं है, एट टाइम ये होता नहीं कि सिर्फ लड़के ही नेशनलिज्म को पाया जा सके। हम एक कल्चर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी का, कि कल्चर देखते हैं, संस्कृति को जोड़ने वाली बात कर रहा है हमारा कल्चर या नहीं, इसलिए तो वहाँ पर रोमांटिज्म ने ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कल्चरल मूवमेंट विच स्टार्ट टू डेवलप पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, कि पर्टिकुलर हम ये देखेंगे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स किसके क्या हैं, तो वहाँ कल्चर वाली बात आ जाती है, राइट। नेशन स्टेट इज द वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। नेशन स्टेट का मतलब ये है कॉमन आइडेंटिटी, जहाँ पर सबकी वैसी होती है, एक देश की एक पहचान होती है और सभी को फ्रीडम मिल जाती है, राइट। ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट हुआ था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक के थ्रू। ट्रीटी ऑफ वियना बेसिकली वही है, एक ऐसी ट्रीटी है जहाँ पे बॉर्बन डायनेस्टी दोबारा से आ गई थी, नेपोलियन को डिफीट करके उसके सारी चीज़ों को एबॉलिश कर दिया गया था। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर कीप्ड अलाइव इन पोलैंड थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। जो नेशनलिस्ट भावनाएं थी, राष्ट्र की भावनाएं, वो म्यूजिक के थ्रू और लैंग्वेज के थ्रू दर्शाई जा रही थी। जैसे मेरी भावना है, आपकी भावना है, इमोशंस, तो भाई हो सकता है कि हम बोल के नहीं तो कुछ करके या ऐसे करके देखें। केसर विलियम वन वॉज एम्परर ऑफ यूनाइटेड जर्मनी, ये एम्परर थे। लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर फ्रीडम, लिबरलिज्म स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म वो लोग थे जो कि स्टैंड्स कर रहे थे, रेफर्स टू फ्रीडम। लॉ से पहले इक्वालिटी होनी चाहिए, बिफोर द लॉ इक्वालिटी इज कॉल्ड लिबरलिज्म। ऐसी विचारधारा वाले लोग ही तो एक नेशन को नेशनलिज्म बना पाएंगे, जो कि यूरोप के अंदर लिबरल्स लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले थे, ठीक है। कि कस्टम यूनियन फॉर्म कराया, जोल्वरिन कस्टम यूनियन 1832 में, सॉरी 34 में, 30 आई गेस 32 या 34। और बेसिकली वो ऐसा कस्टम यूनियन था ताकि इकोनॉमिक फ्रीडम सबको मिल जाए, फ्रीडम ऑफ मार्केट मिल जाए, इस तरीके से। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस की पॉइंट्स थे जो आपने लर्न करने हैं। नाउ ये हमने पूरा चैप्टर समझ लिया है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में बढ़ता राष्ट्रवाद की कॉन्सेप्ट, फ्रांस रेवोल्यूशन से आइडिया आया, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, भाई कैसे बना ये सारी चीज। नाउ एज ऑफ रेवोल्यूशन का पीरियड 1830 से 1848, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फाइनली बिकेम हो जाता है 1848 में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, विजुअलाइजिंग द नेशन। ये पूरा चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया इन शॉर्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो।